हिंदू समाज मूलतः यदि देखा जाए तो उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या सामान खरीद रहा है, लेकिन एक समुदाय ऐसा है जो चाहता है हमारी जो प्राथमिकताएं हैं तुम उनका सम्मान करो और तुम्हारी प्राथमिकता गई गुइया के खेत में। विश्व के जितने सारे मुस्लिम देश है वो नॉन मुस्लिम कंट्रीज से उनके देश में जो भी प्रोडक्ट आएगा वो हलाल सर्टिफाई होना चाहिए। भारत सरकार तो सर्टिफिकेट नहीं देती है, तो उन्होंने इसके लिए अपने मदरसाओं को या अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को सामने लाया। देवबंद का जो सबसे बड़ा मदरसा है उनका जमीयत उलेमा हिंद, ये प्रमुख भारत में है कि जो हलाल सर्टिफिकेट इशू करता है। कोई भी 5 स्टार होटल जिसने हलाल सर्टिफिकेट ले लिया तो वो हिंदू व्यापारी से या खटीक समाज से वो मांस नहीं ले सकता है। पापड़ है, अब इसके ऊपर कलश देखने से तो लगता है कि हाँ ये प्रोडक्ट तो अच्छा ही है, तो लोग लेते हैं, लेकिन पीछे यदि देखेंगे तो इसके ऊपर हलाल का सिंबल यहाँ पर प्रिंट है। शैम्पू में तो कोई खाने की चीज़ नहीं है, लेकिन इसमें भी यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर हलाल का जो सिंबल है ये प्रिंट। हलाल फैशन, ये तुलसी अर्क है। हिंदू जिस तुलसी को पवित्र अपनी देवता के रूप में मानते हैं, वहां पर कहां से मांस आएगा? ये mingle.com, ये डेटिंग वेबसाइट है। गोवा के 5 स्टार होटल्स में उन्होंने नोटिस दे दिया कि हलाल क्लीनिंग हमारे यहाँ पर चाहिए, सप्ताह में एक बार नहाते हो जुम्मे के जुम्मा। ये हलाल क्लीनिंग कहाँ से आ गया? केरल में ये बनने वाली एक बिल्डिंग है कि जो भारत का पहला हलाल रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है। हिंदू ग्राहक या हमारे हिंदू परिवार जाते हैं वो तो एक्सपायरी डेट नहीं देखते हैं, वो हलाल का सिंबल कब देखेंगे? इस हलाल सर्टिफिकेशन के लिए उनकी पॉकेट से पैसा लिया जा रहा है। वह नाच रहा है, वैसी नाच दिया, सगरिका नाच दी, राजदीप आके नाच के चला गया, सब लोगों को समस्या हो गया। केवल यह कह दिया गया कि आप जो है दुकान पे मालिक का नाम, कर्मचारियों का नाम जो है वो पब्लिक आप करें। मैकडोनाल्ड्स है या KFC है, बर्गर किंग है, पिज्जा हट है, ये चारों अपनी वेबसाइट पर डिक्लेयर कर रहे हैं कि वी आर 100% हलाल सर्टिफाइड। वहां पर जाने वाले, मैकडोनाल्ड में जाने वाले मुसलमानों का परसेंटेज कितना है? यदि 5% वहां पर जाते हैं तो वहां पर एक टेबल आप हलाल के लिए रिजर्व कर सकते हैं। बाकी जाने वाले 95% हिंदुओं को हलाल क्यों खिला रहे हैं आप? जमीयत उलेमा हिंद जैसी संगठन वो खुल करके कह रहा है कि भारत में जितने आतंकवादी पकड़े जाते हैं उन सब का केस हम चलाएंगे। केसेस चलाने के लिए बड़े बड़े एडवोकेट्स देना, उनकी फीस देना, ये सारी चीजें जमीयत उलेमा हिंद कर रहा है। आप कश्मीर के आतंकवाद के विरुद्ध प्रयास करेंगे तो भारत के सारे प्रोडक्ट्स को हम हराम डिक्लेयर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, एक आकलन के अनुसार हलाल अर्थव्यवस्था लगभग $2 ट्रिलियन की है। $2 ट्रिलियन आप समझ सकते हैं भारत के पूरी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। यदि आप देखें, जहां हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाह रहे हैं, भारत जैसा एक राष्ट्र, इतना बड़ा राष्ट्र है और उसके लगभग 2/3 अभी जो हमारी अर्थव्यवस्था का GDP का साइज है उसका लगभग 2/3 या 4 ट्रिलियन तक चला गया हो तो आधा। फिर भी यह कोई छोटा अमाउंट नहीं है। यह इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है कि आपके चिप्स के पैकेट से लेकर के हवाई जहाज तक और पेंट हाउस तक अब हलाल सर्टिफिकेशन के साथ आते हैं। संभव है कि आपकी गर्लफ्रेंड या प्रेमिका, पूर्व प्रेमिका या जो भी हैं, वो जो लिपस्टिक लगाती हों या वो जो चश्मा पहनती हों, संभव है कि वो हलाल कॉस्मेटिक्स हो। यह इतना परवेसिव हो चुका है कि हम और आप, चूंकि हमें पलट कर देखने की आदत है नहीं कि इसका इंग्रेडिएंट्स वाला लिस्ट जो है उसके नीचे कौन से लाल हरे रंग के धब्बे लगे हुए हैं और किस तरह की सर्टिफिकेशन वहाँ पर मिली हुई है, हम मुक्त हस्त जो है उसको उठाते हैं, पैसा देते हैं और उस पैसे का एक हिस्सा ज़कात के माध्यम से संभव है कि आपके पड़ोस के किसी मंदिर में बम फोड़ने के लिए प्रयोग में आता हो। हलाल इकॉनमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा टेरर फंडिंग में जाता है या फिर आतंकियों को बचाने के लिए जमीयत उलेमा हिंद जैसी संस्थाएं वकील खड़े करने में लगाती हैं। हलाल तंत्र क्या है, हलाल इकॉनमी क्या है? क्या यह केवल मांस तक सीमित है या फिर ये हमारे आपके जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है? इन्हीं सब विषयों पे रमेश शिंदे जी लंबे समय से, लगभग 24 वर्षों से वो लगातार लगे हुए लोगों को जागरूक करने के लिए। ये हिंदू जागृति समिति के राष्ट्रीय स्पोक्सपर्सन भी हैं और इन्होंने लगातार इन विषयों पे और इनसे संबद्ध विषयों पे लगातार चर्चा की है, पुस्तकें लिखी है, जिसमें लव जिहाद है, उसके बाद हलाल जिहाद है, हिंदू राष्ट्र ऑब्जेक्शंस एंड आंसर्स करके है, धर्मा एजुकेशन करके है, तो काफ़ी पुस्तकें लिखी हैं। और मूलतः इनका जो 24 वर्षों का कालखंड बीता है पिछला, वो हिंदुओं के लिए बीता है कि हिंदू मंदिरों को मुक्त किया जाए और बाकी हलाल के बारे में लोगों को चर्चा करके ये जहाँ भी जाते हैं बताते हैं
क्योंकि इसके बारे में जागृति नहीं है। तो आइए चर्चा करते हैं रमेश जी के साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है रमेश जी। सबसे पहला प्रश्न जो है रमेश जी वो यह है कि हम हिंदू जब हलाल शब्द सुनते हैं या समाज में जब इस पर चर्चा होती है, भले हम शाकाहारी हों या मांसाहारी हों, इसका पूरा का पूरा मुझे लगता है कि केंद्रित इस बात पे हो जाता है हमारा ध्यान, या पूरी चर्चा इस बात पे केंद्रित होती है कि हलाल केवल मांस होता है, मतलब एक गला रेत रेत कर तड़पा करके जो मारा जाता है जीवों को, उसको हलाल करना बोलते हैं। क्या यह केवल यहीं तक है या फिर ये बहुत ही अधिक वाइडर है, ऑल एनकम्पासिंग है? इस पे थोड़ा सा बताइए। जी, एक्चुअली ये शब्द जो है वो प्री इस्लामिक वर्ड है, हलाल जो है वो। तो उसका अर्थ होता है कि बाद में जैसे इस्लाम ने उसका उपयोग करना चालू किया तो हलाल और हराम दो शब्द यदि हम लेंगे तो समझना आसान हो जाएगा। हलाल का अर्थ ये होता है कि कौन सी चीज़ इस्लाम के अनुसार आप खा सकते हैं, ले सकते हैं, पहन सकते हैं, या जो चीज़ों के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है या जिन चीज़ों को प्रोहिबिटेड कहा गया है उन चीज़ों को हराम कहा जाता है। तो हलाल और हराम ये जो है कुल मिलाकर के कहेंगे कि ये जीवन की पद्धतियों में जो उनके द्वारा कहा गया है या जो लिखा गया है तो उसमें ये आम तौर पर आता है। उदाहरण के रूप में लेंगे तो जैसे गाय का मांस खाएंगे तो उसे हलाल कहा जाएगा, बकरी का मांस खाएंगे तो हलाल कहा जाएगा, लेकिन सूअर का मांस है तो उसे हराम कहा जाएगा। जैसे शराब है तो शराब को हराम कहा जाएगा, जैसे और भी कोई ड्रग्स आदि है तो उनको हराम कहा जाएगा। तो ये हलाल और हराम जो है तो ये कुल मिलाकर के जो चीज़ें हैं, अब मूलतः देखेंगे तो ये चीज़ें इस्लाम की जो स्थापना हुई वो रेगिस्तान में हुई। तो रेगिस्तान में होने के कारण से अधिकतर लोग जो है वहाँ पर तो कोई खेती बनती नहीं थी या वहाँ पर कोई अनाज नहीं उगता था, तो उस कारण से अधिकतर लोग मांस खाते थे। तो मांस के बारे में ये अधिकतर शब्द उपयोग हुआ और उसमें हलाल जैसे कौन सी चीज़ खानी चाहिए इसके बारे में आता है। वैसे ही एक वो स्लॉटरिंग की पद्धति को भी हलाल उन्होंने डिक्लेयर किया। जैसे यहूदियों में उसे कोशर कहा जाता है, वैसे ही हलाल की एक पद्धति है जिसके 4 नियम होते हैं कि सबसे पहले जो स्लॉटरर है यानी कसाई जो है वो मुस्लिम होना चाहिए। दूसरी बात है कि उसने उस पशु की गर्दन को मक्का के दिशा में करना चाहिए। तीसरी बात है कि उसने पहले कलमा बोलना चाहिए कि बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, ये कलमा बोलना आवश्यक है। और फिर छुरी की एक घाव में उसने जुगुलर वेन, ब्लड पाइप और विंड पाइप को कट करना है, पूरा खून जो है वो बहने के लिए देना है, और फिर बगैर खून के जो मांस बचता है उसको हलाल मीट कहा जाता है। तो हलाल की जो कॉन्सेप्ट है मूलतः बस इतनी ही है। तो आज जो लोग ये अधिकतर मानते हैं कि हलाल यानी मांस के बारे में, तो मूलतः यही तक था। और आज जो बातें चल रही है हलाल के बारे में वो एक इकोनॉमी है। तो ये दोनों के अंदर अंतर है। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि हलाल जो है वो इकोनॉमी है। हलाल केवल मांस काटने के तरीके या जीव की हत्या का एक मतलब एक्सेप्टेड तरीका नहीं है इस्लाम में, बल्कि हलाल एक बहुत ही वाइडर एस्पेक्ट में लिया जाता है। अगर हम जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया आप लोगों की, $2 ट्रिलियन की इकॉनमी है और भारत के संदर्भ में $100 बिलियन, मतलब पाकिस्तान की आधी अर्थव्यवस्था भारत में केवल हलाल इकॉनमी के माध्यम से चल रही है। तो मैं रमेश जी आपसे यह जानना चाहूँगा कि ये जो अर्थव्यवस्था है, ये जो हलाल इकॉनमी की हम बात करते हैं, ये हमारे सिस्टम में, हमारे समाज में कहाँ तक घुसा हुआ, ये पूरा थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कि केवल मांस नहीं है, वो एस्पेक्ट तो आपने बता दिया। उसके बाद जब हम परचून की दुकान पे जाते हैं, इन सब में हलाल कहाँ तक और कैसे घुसा हुआ है? हाँ, देखिए, पहले तो एक बात थी कि मुस्लिम समाज जैसे जैसे बढ़ता गया, जैसे जैसे वहाँ पर भी कुछ लोग उनके यहाँ पर भी बुद्धिमान हुए, तो उन्होंने ये सोचा कि हमारी आबादी बढ़ रही है, आज विश्व में दूसरे नंबर पर है और आते समय में वो पहले नंबर पर भी पहुँच जाएंगे। तो इतनी बड़ी आबादी में यदि देखेंगे कि अधिकतर बिजनेस जो है या तो वो हिंदू समाज के पास है या तो ईसाई समाज के पास है, तो उन्होंने ये सोचा कि यदि इस दृष्टिकोण से हम देखेंगे तो विश्व के ऊपर राज करना ये उनका सपना रहा है, सदैव रहा है, जिसको गज़वाए हिंद के रूप में भी वो हमेशा बोलते रहते हैं। उसमें उनको ध्यान में आ गया कि हम आतंकवाद के द्वारा किसी देश को आज जीत नहीं सकते हैं, क्योंकि मिलिट्री एडवांसमेंट्स इतनी हो चुकी है, वेपन सिस्टम्स इतने एडवांस हो चुकी है कि अब कोई 26/11 का हमला करके या 7/11 का ट्विन टावर्स गिरा करके किसी देश के ऊपर राज नहीं कर सकते हैं।
तो अमेरिका क्यों राज कर रहा है पूरे विश्व के ऊपर? तो अमेरिका अपनी इकोनॉमी के कारण कर रहा है। तो उसी को लेकर के 2013 के सितंबर में मलेशिया में उनकी मीटिंग हो गई और ये सारे इस्लामिक कंट्रीज़ के मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि यदि हमें पूरे विश्व के ऊपर राज करना है तो हमें अपनी खुद की इकोनॉमी बनानी होगी, और वो इकोनॉमी को नाम उन्होंने हलाल इकोनॉमी दे दिया। तो यहाँ पर ही उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि यदि इस इकोनॉमी को डेवलप करना है तो हम इसे कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो इसके बारे में जो वहाँ पर यदि हम देखेंगे कि इसके द्वारा जो प्रयास किया गया था, तो उसमें उन्होंने कहा कि विश्व के जितने सारे मुस्लिम देश हैं वो नॉन मुस्लिम कंट्रीज से उनके देश में जो भी प्रोडक्ट आएगा वो हलाल सर्टिफाई होना चाहिए। बगैर हलाल सर्टिफिकेट के कोई प्रोडक्ट उस देश में अलाउड नहीं होगा। तो जब हलाल सर्टिफिकेट चाहिए तो फिर उसके लिए हलाल सर्टिफिकेट देने वाला चाहिए। हर मुस्लिम को उन्होंने कहा कि बगैर हलाल सर्टिफिकेट के कोई प्रोडक्ट आपने लेना नहीं है। तो मुस्लिम ग्राहक इतनी बड़ी मात्रा में हलाल की डिमांड करेंगे तो उस दुकान वाले को भी तो सोचना पड़ेगा कि भाई मुझे कुछ तो हलाल चाहिए तो देना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इतनी बड़ी मात्रा में जब ग्राहक है तो ये कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी को उन्होंने डेवलप करने का प्रयास किया। तो पहले जो था उनका बैंकिंग सिस्टम था इस्लामिक बैंक, और इसमें वो कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी को लेकर के आए। तो ये हलाल इकोनॉमी, ये कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी है। जब ये डिमांड होने लगी कि भाई हलाल सर्टिफिकेट के बगैर किसी देश में आप सामान भेज नहीं सकते हैं, तो उसके लिए ये सर्टिफिकेट देगा कौन? क्योंकि भारत सरकार तो सर्टिफिकेट नहीं देती है। तो उन्होंने इसके लिए अपने मदरसाओं को या अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को सामने लाया। जैसे आज सहारनपुर का देवबंद का जो सबसे बड़ा मदरसा है उनका जमीयत उलेमा हिंद, ये प्रमुख भारत में है कि जो हलाल सर्टिफिकेट इशू करता है। फिर हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया है, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज है, जमीयत उलेमा महाराष्ट्र है। तो ऐसी कुछ संस्थाएं आगे आ गई कि जिन्होंने ये हलाल सर्टिफिकेट देना वो चालू कर दिया। ठीक है, एक तो आपने बताया कि, और हम लोग भी अब तक समझ रहे हैं कि ठीक है, पैसा इसका एक बहुत बड़ा आयाम है कि कुछ लोग जो है वो बिजनेस करना चाहते हैं, और उसमें न केवल मुसलमानों को बट कहीं ना कहीं पैसिव तरीके से, चूंकि दूसरा समुदाय जो है पूछता नहीं इसके बारे में, तो वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है गाहे बगाहे, या फिर अब तो जबरन एक तरह से उनका इन्वॉल्वमेंट करा लिया जाता है। तो मेरा अगला प्रश्न यही है कि मांस से आरंभ होकर ये जो नमकीन के पैकेट तक या चिप्स तक, या फिर बाद में हलाल बिल्डिंगें बन रही हैं जिसका मूत्रालय जो है किसी एक विशेष जगह के सीध में या उसके अपोजिट में नहीं होना चाहिए, यहाँ तक जो पहुँचा है, ये इकॉनमी एक्चुअल में है कहाँ कहाँ तक, कैसे कैसे प्रोडक्ट्स हैं? मैं तो ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि हलाल का एक अपार्टमेंट बन गया, लेकिन थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप इस पर विस्तार से बताएं कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं और हम इसे कैसे पहचान सकते हैं, जो हमारे पास की परचून की दुकान में, किराना स्टोर से लेकर के मॉल में हर जगह पे मिलने लगा है। उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कीजिए। देखिए, ये यहाँ पर और एक बात समझना होगा कि कोई केवल सर्टिफिकेट होता था तो बात अलग होती थी। यहाँ पर उन्होंने एक प्रयास ये किया, जैसे भारत सरकार है, तो भारत सरकार किसी भी प्रोडक्ट को सर्टिफाई करती है तो वो उसे FSSAI यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और FDA फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, ये दो सर्टिफिकेशन फूड लाइसेंस के रूप में होते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो हलाल सर्टिफिकेट देना जो चालू किया, तो इसमें उन्होंने ये अधिकतर जगह पर ये देखा गया कि एक साल के लिए एक प्रोडक्ट के सर्टिफिकेट के लिए लगभग 60,000 तक वो फीस उसके लिए लेने लगे। तो इसमें जैसे जो हिंदू व्यापारी है तो उसे अपना, जैसे हल्दीराम है उसके 500 से ज़्यादा प्रोडक्ट है, तो हर प्रोडक्ट के लिए पैसा देना पड़ेगा उसे। तो ये कंपनी को सर्टिफिकेशन नहीं मिलता है, ये प्रोडक्ट को मिलता है, वो भी एक साल के लिए। फिर आपको उसको पैसा दे करके रिन्यू करना पड़ेगा। यानी एक तरीके से एक नया उन्होंने इकोनॉमी के द्वारा पैसा जमा करने का एक माध्यम बना लिया, और इसमें हर क्षेत्र में धीरे धीरे वो फैलते चले गए। ओरिजिनल, जैसे मैंने कहा कि यदि हम उनके धार्मिक किताबों की बात करते हैं तो वहाँ पर तो सिर्फ मीट के लिए हलाल लिखा हुआ था, लेकिन इस इकोनॉमी में जब आ गए तो धीरे धीरे उन्होंने ये देखा कि अब हमें अपनी इकोनॉमी को जैसे जैसे बढ़ाना है, तो धीरे धीरे अलग अलग क्षेत्र में ये पहुँच गए। आज ये जो हलाल जो होता है तो लोग जानते नहीं हैं, इसके लिए ये जो सर्टिफिकेशन होता है तो इस प्रकार से सिंबल जो है उस प्रोडक्ट के ऊपर प्रिंट होते हैं, और अधिकतर लोगों ने ये सिंबल जो है वो कभी देखे नहीं। मैं आपको उदाहरण के लिए, जैसे ये पापड़ है,
अब इसके ऊपर कलश देखने से तो लगता है कि हाँ ये प्रोडक्ट तो अच्छा ही है, तो लोग लेते हैं, लेकिन पीछे यदि देखेंगे तो इसके ऊपर हलाल का सिंबल यहाँ पर प्रिंट है। तो ऐसी बातों को जब हम देखेंगे, और ये खाने पीने की कई सारी चीज़ें, जैसे आप बाज़ार में जाते हैं तो ये कसूरी मेथी है, तो कसूरी मेथी तो यहाँ पर तो ग्रीन डॉट है, मतलब ये वेजिटेरियन है। यहाँ पर हम देखेंगे तो FSSAI का इसके ऊपर लाइसेंस भी लगा हुआ है, लेकिन साथ में हलाल का वो सर्टिफिकेट उन्होंने प्रिंट किया है। तो ये जो चीज़ें हैं कि हर एक चीज़ में, अब कसूरी मेथी तो शाकाहारी है, उसके अंदर मांस का कोई संबंध ही नहीं आता है, से केवल खाने पीने की चीज़ें नहीं, जैसे ये VIP ये जो है हेयर कलर शैम्पू है, तो शैम्पू में तो कोई खाने की चीज़ नहीं है, लेकिन इसमें भी यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर हलाल का जो सिंबल है ये प्रिंट है। तो इन बातों को यदि हम देखते हैं तो आमतौर पर बाज़ार में जब कोई ग्राहक जाता है, या हमारे हिंदू ग्राहक या हमारे हिंदू परिवार जाते हैं, वो तो एक्सपायरी डेट नहीं देखते हैं, वो ये हलाल का सिंबल कब देखेंगे। लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता है कि इस हलाल सर्टिफिकेशन के लिए उनकी पॉकेट से पैसा लिया जा रहा है, जबकि ये भारत में इस प्रकार से कोई भारत सरकार के ऊपर का कोई सर्टिफिकेशन, FSSAI 192 कंट्रीज़ में एक्सेप्टेड सर्टिफिकेशन है। और ये जब सर्टिफिकेशन होता है तो जैसे ये अभी चिप्स के बारे में है, नाचो चिप्स, तो इसको यदि आप पीछे देखेंगे तो इसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स क्या है वो सारा जांच करके उसके बाद ही इसको वेजिटेरियन सिंबल दिया गया है। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर किसी भी प्रकार का मांस नहीं है, कोई मांस से संबंधित प्रिजर्वेटिव नहीं है, या इसके अंदर कोई उसके संबंधित जो अन्य कोई चीज़ है वैसे नहीं है। तो जब ये डिक्लेयर हो चुका है तो फिर मदरसे का कौन सा मौलाना ऐसा है कि जो FSSAI के एक वहाँ के टेक्निकल व्यक्ति से बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, और वो मदरसे का मौलाना वो तय कर रहा है कि नहीं मैं सर्टिफिकेट दे दूंगा और उसके लिए मैं पैसा भी आपसे या फीस भी वसूलूंगा। तो ये जो चीज़ें हैं, आज दुर्भाग्य हमारा है कि एक सेक्युलर देश में भारत सरकार की यंत्रणा से सबसे बड़ी आज यंत्रणा कोई है तो वो मौलाना द्वारा चलाई जाने वाली यंत्रणा है, और वो इसके लिए बाकायदा सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, पैसा उसके द्वारा ऐंठ रहे हैं। तो ये है, ये भारत के व्यापारियों का जो एक प्रकार से शोषण चल रहा है, या भारत के व्यापार पर नियंत्रण लाने का प्रयास चल रहा है। धीरे धीरे इसको, जैसे आपने पूछा, तो ये कहाँ से सारी चीज़ें आ गई, हलाल फैशन। अब ये फैशन कहाँ से आ गई, और ये सारी जो चीज़ें हैं बुर्का और ये इसको लेकर के हलाल फैशन में आ गए। फिर ये जो है कि ये तुलसी अर्क है, तुलसी अर्क भी हलाल सर्टिफाई हो गया। हिंदू जिस तुलसी को पवित्र अपनी देवता के रूप में मानते हैं, वहाँ पर कहाँ से मांस आएगा, लेकिन इसे भी उन्होंने कर लिया। इससे आगे जा कर के ये mingle.com ये डेटिंग वेबसाइट है। अब डेटिंग वेबसाइट को कहाँ से उनके रिलीजियस बुक में जगह मिली, और डेटिंग वेबसाइट को भी हलाल सर्टिफाइड डेटिंग वेबसाइट हो गई। ये उसके आगे यदि हम देखेंगे तो हलाल टूरिज़्म चालू हो गया। तो टूरिज़्म इंडस्ट्री में आज है कि गोवा के 5 स्टार होटल्स में उन्होंने नोटिस दे दिया कि हलाल क्लीनिंग हमारे यहाँ पर चाहिए। तो हमने कहा भाई आप सप्ताह में एक बार नहाते हो जुम्मे के जुम्मा, पहले खुद तो सप्ताह में हर दिन नहाना चालू करो, ये हलाल क्लीनिंग कहाँ से आ गया। तो हलाल टूरिज़्म इंडस्ट्री में लेकर के आ गए। फिर उसके आगे जाकर के हलाल स्टॉक मार्केट वो चालू किया उन्होंने। तो आज स्टॉक मार्केट जैसी चीज़ों में हलाल कहाँ से आ गया। अभी तो हलाल डिजिटल करेंसी उन्होंने बनाई, जैसे क्रिप्टो है, तो उस प्रकार से उन्होंने हलाल डिजिटल करेंसी अब लॉन्च की है। तो इन चीज़ों को जब हम देखते हैं तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे ये और एक उदाहरण है कि शार्प कंपनी के रेफ्रिजरेटर और माइक्रोवेव ओवन, ये भी हलाल सर्टिफाई है। अब इसके अंदर सूअर का मांस कहाँ है, लेकिन इसको भी। तो ये जो चीज़ें हैं ये एक मोनोपोली के द्वारा चलाई जा रही है। केरल में ये बनने वाली एक बिल्डिंग है कि जो भारत का पहला हलाल रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है। तो ये जो चीज़ें हैं, अब इसके ऊपर देखेंगे तो ब्लू कलर में 2 आपको स्विमिंग पूल दिखाई देंगे। 2 स्विमिंग पूल क्यों है, क्योंकि इस्लाम में स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन करके कोई महिला किसी मर्द के सामने नहीं जा सकते, क्योंकि बुर्का है। तो एक स्विमिंग पूल महिलाओं के लिए, एक स्विमिंग पूल पुरुषों के लिए। 2 स्विमिंग पूल बनाए तो हलाल सर्टिफाइड रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स हो गया। यदि ये कहीं पर भारत में हो तो वहाँ पर तुरंत ये आ जाएगा कि इक्वालिटी नहीं है, महिलाओं को आप अलग दिशा में, शबरीमला का केस तो वहाँ पर चलाया जा रहा है, और यहाँ पर 2 स्विमिंग पूल बना करके हलाल सर्टिफाइड बिल्डिंग चल रही है उसी केरल में। तो क्या ये दोहरी नीति नहीं है। तो इसी दृष्टिकोण से यदि देखेंगे कि इसकी कोई ना तो टेक्नोलॉजी है, ना तो कोई आइडियोलॉजी है, ना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। अब ये सुन्नी मुसलमानों का हलाल अलग होता है,
शिया मुसलमानों का हलाल अलग है। आप यदि जमीयत उलेमा हिंद का सर्टिफिकेट लेंगे तो ईरान जैसी कंट्री है, वो कहते हैं हम नहीं मानते जमीयत उलेमा हिंद का हलाल सर्टिफिकेट, तो आपको अलग से नया हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जो शिया मुस्लिम कंट्री में चलेगा। तो यदि इनके बारे में कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ही नहीं है तो इसको भारत में इस प्रकार से ये सर्टिफिकेशन क्यों चल रहा है, यह सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। अच्छा ठीक है, ये तो आपने लगभग बता दिया सारा कि इसका केवल मान से संबंध नहीं है, और अब तक की चर्चा में हम सबको ये स्पष्टीकरण जो है वो मिल गया होगा कि हलाल केवल मांस नहीं है, हर चीज़ जो आप खरीद सकते हैं वो हलाल हो सकती है और हराम हो सकती है। हलाल है कुछ तो बाकी चीज़ें जो हलाल नहीं है वो हराम है। अब इसका संबंध तो ठीक है कि मांग और आपूर्ति का, डिमांड और सप्लाई का, और हिंदू समाज मूलतः यदि देखा जाए तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या सामान खरीद रहा है, लेकिन एक समुदाय ऐसा है जो चाहता है कि उसके जो प्रेफरेंसेस हैं, और यह भी हमने देखा है उत्तर प्रदेश में ये कांवड़ यात्रा के समय में जो ये नौटंकी चल रही है जिस पे हमने कल ही वीडियो बनाया था, उस संदर्भ में भी यदि देखा जाए कि हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो प्राथमिकताएं हैं, तुम उनका सम्मान करो, और तुम्हारी प्राथमिकता गई गुइया के खेत में। बेसिकली इसी तरह का एक अभी चला हुआ है, पूरा बवाल मच गया, जुबैर नाच रहा है, ओवैसी नाच दिया, सगरिका नाच दी, राजदीप आके नाच के चला गया, सब लोगों को समस्या हो गया। केवल यह कह दिया गया कि आप जो है दुकान पे मालिक का नाम, कर्मचारियों का नाम जो है वो पब्लिक आप करें। क्यों भाई? क्योंकि हिंदुओं की सात्विकता का प्रश्न है। वो जहाँ पे जा रहे हैं वो नहीं चाहेंगे कि वो जो फल खरीद रहे हैं वो जूठा हो, वो चाटा हुआ हो, जीभ से उस पर थूका हुआ हो, किसी ने मुंह में कुल्ला करके पानी उसके ऊपर डाल दिया हो, और वर्स्ट केस सिनेरियो में उस पर पेशाब कर दिया हो। हमने यह सब भी देखा है। तो वापस आते हैं रमेश जी, ये थोड़ा सा बताइए कि हिंदू तो हलाल ले भी लेता है, लेकिन एक दूसरी कम्युनिटी का भय जो नॉर्मली हिंदुओं के ब्रांड हैं या जिनको इनफैक्ट मतलब एक तरह से डीमन की तरह देखा जाता है, और जैसे पतंजलि हो गया, उन्हें भी हलाल सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है, उनके भी प्रोडक्ट पे ये है। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसमें छोटी कंपनियां ही हैं या बड़े भी ऐसे ब्रांड्स हैं जो लगातार या तो उन्हें फोर्स किया गया है या उन्हें लगता है कि नहीं यार चलो हिंदू तो ले ही लेगा हमारा, वो देखता भी नहीं है, हमें मुसलमानों को जोड़ने के लिए उसमें हलाल सर्टिफिकेशन की आवश्यकता है। ऐसे ब्रांड्स के बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, जैसे नेस्ले है, नेस्ले हलाल सर्टिफाइड है। भारत में कैडबरी तो नहीं है हलाल सर्टिफाइड, लेकिन भारत के बाहर हलाल सर्टिफिकेशन लिया हुआ है। तो ये इसके साथ हल्दीराम जैसा ब्रांड है कि जो हलाल सर्टिफाइड है। तो ऐसे कई सारे ब्रांड्स आजकल आप देखेंगे, आशीर्वाद का आटा से लेकर के आप फॉर्चून का तेल ले लेंगे। मुझे तो आजकल लगता है ब्रिटानिया जैसा ब्रांड हलाल सर्टिफाई हो गया अभी। तो मुझे तो आजकल लगता है कि आप ऐसा पहले खोजना होगा हमें कि कौन सा ब्रांड हलाल सर्टिफाइड नहीं है। तो ये नॉन हलाल प्रोडक्ट्स का एक अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए अभी। तो इतनी बड़ी मात्रा में हलाल बढ़ रहा है। जैसे आज इंटरनेशनल ब्रांड में यदि हम देखेंगे तो ये मैकडोनाल्ड्स है या KFC है, बर्गर किंग है, पिज़्ज़ा हट है, ये चारों अपनी वेबसाइट पर डिक्लेयर कर रहे हैं कि वी आर 100% हलाल सर्टिफाइड। तो मेरा सवाल इतना ही है कि जब भारत में मोदी सरकार ने पशु हत्या बंदी कानून लाया था तो यही मुसलमानों ने हर जगह पर बीफ फेस्टिवल किया था। इसी मुसलमानों ने हर जगह पर कहा था कि बीफ खाना हमारा अधिकार है, भारत का संविधान हमें खाने का अधिकार देता है, फ्रीडम टू ईट है भारत में। और वहीं पर यदि ये सारी चीज़ें हैं तो ये रेस्टोरेंट यदि 100% हलाल सर्टिफाइड रेस्टोरेंट है तो सबसे पहले सवाल ये आता है कि वहाँ पर जाने वाले, मैकडोनल्ड में जाने वाले मुसलमानों का परसेंटेज कितना है। यदि 5% वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर एक टेबल आप हलाल के लिए रिजर्व कर सकते हैं। बाकी जाने वाले 95% हिंदुओं को हलाल क्यों खिला रहे हैं आप? क्या उनका खाने का अधिकार नहीं है? क्या संविधान ने हिंदुओं को अपना अधिकार नहीं दिया है? लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे सिखों के बारे में हम देखते हैं तो सिखों की राहत मर्यादा में बहुत स्पष्टता से लिखा गया कोई भी सरदार हलाल नहीं खा सकता है। जब ये उनके धार्मिक ग्रंथ में लिखा गया है, वो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, तो आप मुसलमान माइनॉरिटी कम्युनिटी की हर बात मानेंगे लेकिन सिखों की नहीं मानेंगे, ये क्यों है?
आज ये धीरे धीरे बढ़ाते चले जा रहे हैं। पहले तो 60,000 रुपया देकर के हलाल सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य किया। अब उन्होंने नया रूल लाया कि हलाल सर्टिफिकेट यदि चाहिए आपको, तो आपको हमारे द्वारा ट्रेन किए गए 2 मौलानाओं को आपकी फैक्ट्री में अपॉइंट करना होगा एज अ हलाल इंस्पेक्टर। तो ये हलाल इंस्पेक्टर अब उनका अपॉइंट करना पड़ेगा। तो क्या भारत के लेबर लॉज के अगेंस्ट नहीं है ये कि मजहब देख करके आपको अपॉइंट करना पड़ेगा? और यदि ये कहते कि नहीं हमारा सर्टिफिकेशन क्वालिटी बेस्ड है, तो क्वालिटी बेस्ड है तो कल मैं अपना हलाल सर्टिफिकेशन की यदि ऑर्गेनाइजेशन चालू करूँ तो क्या मुझे अनुमति मिलेगी उसमें? तो ये जो चीज़ें हैं कि एक धार्मिक आधार पर एक सर्टिफिकेशन चालू हो रहा है, वो इतने देर से चल रहा है। 2013 से 11 साल में उन्होंने आज कुल मिलाकर के इकोनॉमी को यदि हम देखते हैं तो 2.1 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी उन्होंने अब ये की है। भारत की 75 साल के बाद आज पिछले नवंबर में मोदी जी ने ट्वीट किया था कि अब हम 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बने हैं। यानी भारत को 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने के लिए 75 साल लगे। हलाल सर्टिफिकेशन चालू हुआ 2013 में और 2024 में वो 2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि विश्व की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ये हलाल इकोनॉमी है। अब एक एस्पेक्ट जो है, और वो मुझे लगता है कि पूरे हिंदू समाज को जानना चाहिए, वो यह है कि इतना अधिक पैसा यदि एक मजहब के लोगों के पास, बिजनेस के पास नहीं, एक मजहब के लोगों के पास, जिनके लिए मजहब ही सर्वोपरि है, उन्हें कुरान और संविधान चुनने बोलिए तो कुरान 3 बार चुन लेगा और संविधान कभी नहीं चुनेगा। उन्हें पूछ लो राष्ट्र पहले या मजहब, तो वो मजहब का झंडा लेकर के कूद जाएगा। और ये कहने सुनने की बातें नहीं है, भारत माता की जय बोलने में जो है समस्या हो जाती है। ऐसे लोगों के समूह के पास जब ये पैसा ज़कात के माध्यम से पहुंचता है, और हमने पाया है चाहे पीएफआई हो या उससे पहले कुछ संगठन रहे थे जो इंडियन मुजाहिदीन टाइप का हो गया और सिमी करके था, ये सारे, या जमीयत है आजकल के समय में, जिनके नाम तो बड़े मतलब शांति प्रिय, मतलब पीसफुल फेडरेशन ऑफ इंडिया या पीएफआई, इसका वो पीसफुल उसमें नाम है। आप सोचिए, नाम बड़ा ही ऐसे रख लेगा। तो मुझे लगता है कि जब ये लोग प्रयोग करते हैं इस तरह की फंडिंग का, थोड़ा सा इस पे बताइए, क्या यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा नहीं है? हलाल सर्टिफिकेशन घूम फिर करके हम जो खरीद रहे हैं उसका एक हिस्सा हमारे ही मंदिरों में बम फोड़ने के लिए, या किसी के सुसाइड वेस्ट में जो है वो बारूद की स्टिक्स या आरडीएक्स या जो भी लगाते हैं उसके लिए। मतलब हमें तो उतनी जानकारी नहीं है, बहुत सारे लोगों को होती है, घर बैठे लोग बना रहे हैं आजकल। अभी भी एक हाल ही में पकड़ा गया था। तो इस तरह के लोग हैं। तो थोड़ा ये बताइए कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह विषय चिंता का है या नहीं, और यदि है तो गवर्नमेंट को इस पे क्या करना चाहिए, सरकार क्या करे इस पे? बहुत अच्छा। ये इसमें सबसे पहले तो बात यहाँ पर आती है कि यदि हम भारत सरकार के दृष्टिकोण से देखेंगे, देखिए आज इसके बारे में बहुत स्पष्टता से मैं कहना चाहूँगा कि आप ड्राइविंग स्कूल खोल सकते हैं, ड्राइविंग स्कूल में अच्छी सुविधाएं दे सकते हैं, लेकिन आप ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस देना ये सरकार का काम है। उसी प्रकार से निर्मला सीतारामन जी ने बहुत स्पष्टता से कहा था कि फूड लाइसेंस देना ये किसी एनजीओ का काम नहीं है, फूड लाइसेंस देना ये भारत सरकार का काम है। तो इसको यदि हम देखा जाए तो ये सर्टिफिकेशन क्यों भारत में चल रहा है, ये सबसे पहला प्रश्न आता है। क्योंकि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर यदि ये कह रही है बहुत स्पष्टता से, तो ये सर्टिफिकेशन नहीं चलना चाहिए था। फिर दूसरी बात इसके अंदर आती है कि यदि ये सर्टिफिकेशन चल रहा है, तो एक उदाहरण के लिए हम ले लेंगे कि आज जमीयत उलेमा हिंद जो घोषणा कर रहा है, वो ये घोषणा कर रहा है कि हम 1.25 करोड़ मुसलमानों की 2028 तक एक आर्मी बनाना चाहते हैं। तो जमीयत उलेमा हिंद को भारत की आर्मी रहते हुए 1.25 करोड़ मुसलमान युवाओं की आर्मी क्यों बनानी है, यह सवाल खड़ा होता है। तीसरी बात यहाँ पर आती है कि आज जमीयत उलेमा हिंद जैसी संगठन वो खुल करके कह रहा है कि भारत में जितने आतंकवादी पकड़े जाते हैं या जितने हिंदू नेताओं की हत्या करने वाले मुसलमान हैं, उन सब का केस हम चलाएंगे। तो ये जो है, ये सारे केसेस चलाने के लिए बड़े बड़े एडवोकेट्स देना, उनकी फ़ीस देना, ये सारी चीज़ें जमीयत उलेमा हिंद कर रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये डेफिनेटली भारत की सुरक्षा को खतरा है। तो इसलिए ये मुद्दा जो है वो भारत की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। और अभी मेरा पिटीशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा
भारत सरकार के पास है, जिसके अंदर मैंने इन सारी बातों पर ये सवाल भी उठाया है और ये सारे एविडेंसेस मैंने दिए हैं कि जमीयत उलेमा हिंद ये कैसे उससे लिंक रहा है और विश्व में ये जो हलाल सर्टिफिकेशन जो है उसने जिहाद में कितना बड़ा पार्टिसिपेशन किया है। मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बताना यहाँ पर चाहूँगा कि आज आप देख सकते हैं कि हलाल लेबल विड्रॉन इन श्रीलंका। श्रीलंका में जो ईस्टर के बॉम्बिंग्स हुए थे उसके बाद वहाँ पर जांच में सामने आ गई कि वहाँ पर ये जो है आतंकवादी जो उसके अंदर थे उनको हलाल से पैसा गया था। श्रीलंका की सरकार ने हलाल सर्टिफिकेशन बैन कर दिया। भारत के बगल में रहने वाला इतना छोटा सा कंट्री अपने देश में हलाल सर्टिफिकेशन बैन कर सकता है, तो भारत क्यों नहीं कर सकता है? आज आप देखेंगे कि ये हलाल मॉल जो है क्या इसको प्रमोट कर रहा है? पैलेस्टाइन को प्रमोट कर रहा है। आज जब इजराइल ने हमास के ऊपर अटैक किया तो पूरे विश्व के न्यूज़पेपर में उन्होंने एक एडवर्टीजमेंट निकाला और सारे मुसलमानों को ये कहा गया, जितने इजराइल की कंपनीज है सारा उसके अंदर लिस्ट आया और ये कहा गया कि आज के बाद इजराइल का कोई भी प्रोडक्ट परचेस करना ये हराम है। अरे भाई, जब आपका क्वालिटी सर्टिफिकेशन है तो मैंने जब आपके पास से 1 साल पैसा भर करके सर्टिफिकेशन लिया है, तो एक आतंकवादी संगठन के ऊपर आक्रमण करने से मेरा सर्टिफिकेशन या मेरा प्रोडक्ट अचानक से हलाल से हराम डिक्लेयर हो गया? ये कहाँ का प्रोसीजर हो गया? तो इन्हीं बातों को लेकर के हमने सरकार को बताया है और यही बात मैं हिंदू समाज से भी आह्वान करना चाहूँगा कि आज एक इकोनॉमी के द्वारा जैसे आज यहूदियों के विरुद्ध या वहाँ पर ये प्रयास चल रहा है, कल यही बात वो कश्मीर के बारे में भी कर सकते हैं कि आप कश्मीर के आतंकवाद के विरुद्ध प्रयास करेंगे तो भारत के सारे प्रोडक्ट्स को हम हराम डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि उनकी यूनिटी है इसके बारे में। तो इसलिए हमें ये प्रयास करना चाहिए, हमें ये भारत सरकार से कहना चाहिए कि इस प्रकार का प्राइवेट सर्टिफिकेशन भारत में क्यों है, पैरेलल इकोनॉमी क्यों है। तो ये जब हम सवाल पूछेंगे, साथ में ये जो कंपनी है जो हलाल सर्टिफिकेशन आज ले रही है, उन्हें हमें बताना चाहिए कि भाई ये जो हलाल का जो पैसा है सर्टिफिकेशन का, जो आज हल्दीराम हलाल सर्टिफिकेशन के लिए पैसा डाल रहा है और उसके बाद उसको वसूलने के लिए वो अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ा रहा है और उसका 95% तो कस्टमर हिंदू ही है। तो हिंदू हलाल का पैसा जो भर रहा है, उन्होंने उसके लिए कहना चाहिए कि उस मार्केट में या उस शॉप में हलाल का अलग से रैक बनाइए, हलाल का अलग से डिपार्टमेंट बनाइए, क्योंकि जैसे हलाल प्रोडक्ट लेने वालों को आज़ादी है वैसे नॉन हलाल प्रोडक्ट लेने वालों को भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। तीसरी बात यहाँ पर आती है कि ये जो सारी चीज़ें यहाँ पर भारत में चल रही है, आज पूरे विश्व में इसके ऊपर रिसर्च हुआ है। डॉक्टर क्रेग जॉनसन, इनका रिसर्च है, मैसी यूनिवर्सिटी के वो प्रोफेसर है और यूरोपियन यूनियन के लिए उन्होंने रिसर्च किया, जिसके अंदर ये पाया गया कि हलाल पद्धति से जो मीट काटा जाता है या मीट जो प्रोडक्ट बनाया जाता है, तो वो जो है वो खाने के लिए अनुचित होता है, क्योंकि उसके अंदर कई सारे जो स्ट्रेस हार्मोन्स है वो उसके अंदर होते हैं। और इसके बाद यूरोप की 6 कंट्रीज़ में हलाल पर पूरी तरीके से प्रतिबंध आ गया। इवन यूरोपियन यूनियन के सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में जजमेंट दे दिया है। तो इस कारण से यूरोप के 6 कंट्रीज़ में हलाल पर बैन आ गया। तो ये साइंटिफिक रिसर्च, हम न्यूटन का साइंटिफिक रिसर्च लेंगे, हम बाकी सबका लेंगे, तो फिर डॉक्टर क्रेग जॉनसन का रिसर्च भारत में क्यों नहीं चल रहा है? ये पेटा जैसी संस्था है जो यहाँ पर बात कर रही है, जो क्रूएलिटी के अगेंस्ट बात कर रही है, तो ये हलाल के ऊपर क्यों नहीं बात कर रही है? तो ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को भारत के हिंदू समाज ने यहाँ पर बात भी करनी चाहिए, प्रयास भी करना चाहिए। और जितनी सारी कंपनियां हलाल सर्टिफिकेट लेती है, हमें उनको खुल करके फ़ोन करके बताना चाहिए, यदि आपको हलाल सर्टिफिकेट चाहिए तो हिंदू ग्राहकों को आपने पूरी तरीके से इसके ऊपर हम बाइकआउट कर देंगे, हम ये प्रोडक्ट कोई नहीं परचेज, क्योंकि मुसलमान को हलाल खाने का अधिकार है, वही हलाल मेरे ऊपर क्यों थोपा जा रहा है? लास्ट इसकी जो हम बात करेंगे, ये हलाल करने का अधिकार सिर्फ मुसलमानों को है। इस कारण से जो इस बिज़नेस में हमारा हिंदू समाज का पिछड़ा वर्ग था, जो दलित समाज था, जो खटिक समाज था, वो पूरी तरीके से बेरोज़गार हो रहा है, क्योंकि हलाल सर्टिफिकेशन जहाँ पर भी आता है तो वहाँ पर आज मैकडोनाल्ड 100% हलाल सर्टिफाई हो गया, तो मैकडोनाल्ड कोई भी मीट का प्रोडक्ट जो है वो खटिक, हिंदू खटिक से परचेस नहीं कर सकता है। कोई भी 5 स्टार होटल जिसने हलाल सर्टिफिकेट ले लिया तो वो हिंदू व्यापारी से या खटिक समाज से वो मांस नहीं ले सकता है, तो उसको पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो हिंदू समाज है वो इस बिज़नेस से धीरे धीरे बाहर जा रहा है।
मुंबई में देवनार में जो गवर्नमेंट का जो स्लॉटर हाउस है, वहाँ पर करीबन हिंदू खटिक समाज के 387 शॉप्स थे। आज उसमें से 2 ही शॉप्स हिंदुओं के पास बचे हैं। ये दिखाई देता है इसमें से। और आज यदि हम देखते हैं कि मीट के प्रोडक्ट्स में, तो आज भारत में सिर्फ मुर्गी का जो मांस बिकता है वो एक साल में उसका कॉस्टिंग होता है भारत के बजट में 24,000 करोड़ रुपया। तो यदि हम देखते हैं कि 24,000 करोड़ रुपया जैसा, यदि उसके अंदर ये गोवा जैसे स्टेट यदि आप देखेंगे तो गोवा जैसे स्टेट की इकोनॉमी उसके अंदर पूरी आती है। तो एक स्टेट की इकोनॉमी जितनी है उतने पैसे का तो केवल हमारे यहाँ पर मुर्गी का मांस खाया जाता है। तो इतनी बड़ी मात्रा में जो मार्केट है उसको हलाल के नाम पर यदि हम देखते हैं कि पूरी तरीके से छोड़ा जा रहा है, ये गलत है। और इसके लिए हमें मिलकर के प्रयास करना चाहिए इस दृष्टिकोण से। और मैं सबसे बड़ा अभिनंदन करना चाहूँगा योगी आदित्यनाथ जी का कि एक बहुत साहसी कदम उन्होंने उठाया। और पहली बार ऐसे हुआ कि मिस ब्रांडिंग का क्लॉज जो है FSSAI एक्ट में, उसके आधार पर उन्होंने उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन पर बैन लगा दिया। ना केवल बैन लगाया, मुंबई से जो हलाल सर्टिफिकेशन देने वाले मौलाना था उनको पकड़ करके वो उत्तर प्रदेश में लेकर के आए। तो ये जो है कि एक स्टेट यदि इसको कर सकता है तो यही कानून तो पूरे भारत में लागू है। ये केवल FSSAI का एक्ट केवल उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो हमारा यही कहना है कि जिस कानून का आधार लेकर के उत्तर प्रदेश में हलाल बैन हो सकता है वो पूरे देश में लागू है। तो पूरे देश में हलाल इसके ऊपर डेफिनेटली बैन हो सकता है। और ये बात यदि हिंदू समाज करेगा, आज तो चुनाव का समय भी चल रहा है, तो हम ये डिक्लेयर करेंगे कि हलाल मुक्त भारत भी चाहिए हमें, तो निश्चित रूप से इसको एक चुनाव के आधार पर भी इसको मुद्दा बनाया जाना चाहिए। अच्छा, यही मेरा अंतिम प्रश्न था। जो आपने योगी आदित्यनाथ जी का नाम भी ले लिया, योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में जो किया, क्या यही अप्रोच पूरे भारत में भी होना चाहिए कि इसको, क्योंकि इसको जो है मुझे लगता है सिक्योरिटी थ्रेट की तरह तो ट्रीट करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक तार नहीं जोड़ रहे हैं यहाँ पे। मल्टीपल टाइम्स हमने देखा कि ऐसी संस्थाएं आतंकवादियों को बचाने के लिए आगे आ जाती हैं, या फिर जो भी इस तरह का कोई जिहाद कर रहा है, कहीं भूमि अतिक्रमण चल रहा है, कहीं पूरा का पूरा एक मतलब बस्ती और शहर बनाने की योजना बनाई नहीं जाती है, बन जाती है। बनभूलपुरा जो हल्द्वानी का, वो एक इसमें से मुझे लगता है एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और उसमें भी पता कर लीजिए कौन लोग मतलब इनके लिए वकालत कर रहे हैं, कौन लोग सुप्रीम कोर्ट में जो है लाइन में लग रहे हैं और कौन उनको पैसे दे रहा है। ये बोलेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है समझ में आ जाएंगी। तो मेरा यह प्रश्न है, क्या योगी आदित्यनाथ वाला अप्रोच सही है कि पूरे राज्य में उन्होंने बैन कर दिया हलाल, और आज भी एक आया है, उन्हीं का ऑर्डर आया है कि हलाल फूड पूरे उत्तर प्रदेश में जो भी रखेगा उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, उसकी धरपकड़ जो है वो की जाएगी। क्या यह अप्रोच सही है और पूरे भारत में यही अप्रोच होना चाहिए? योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में हलाल बैन करने का जो प्रयास किया या वहाँ पर जो बैन लगाया, उसके अंदर सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि जो मीट प्रोडक्ट्स है उसको छोड़ करके बाकी जितनी भी FSSAI के द्वारा प्रमाणित किए जाने वाली चीज़ें हैं, और विदाउट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स को छोड़ करके, तो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स को छोड़ करके जितने भी उत्पाद है तो उन सभी के ऊपर उत्तर प्रदेश में बैन रहेगा। उन्होंने 15 दिन का समय दिया। सारे जो मैन्युफैक्चरर्स है, जो बिक्री करने वाले जो जितने सारे मॉल्स है या शॉप्स है, उनको कहा गया कि 15 दिन का समय है, जितने हलाल सर्टिफाइड आपके पास प्रोडक्ट्स है आप उसे वापस कर दीजिए, लेकिन इसके आगे से उत्तर प्रदेश में कोई हलाल सर्टिफाइड चीज़ नहीं बिकेगी। तो ये जो कदम है, ये कदम हर जगह पर उठाया जा सकता है कि हलाल भारत में तो सर्टिफिकेशन एक ही होना चाहिए, प्राइवेट सर्टिफिकेशन क्यों हो रहा है। तो इस कदम को जो उन्होंने उठाया है, यही कदम भारत के अन्य राज्य भी दोहरा सकते हैं, अन्य केंद्र सरकार भी इसको दोहरा सकती है। तो इसके माध्यम से जो एक पैरेलल इकोनॉमी भारत में तैयार करने का प्रयास चल रहा है, इसको निश्चित रूप से रोक लग सकती है। रमेश जी, आपने हमें समय दिया, और ये एक मुझे लगता है कि पर्टिनेंट क्वेश्चन और विषय था जिसके ऊपर चर्चा होती नहीं है, और चर्चा होती भी है तो बहुत सारे लोग जो है उसमें उतना इन्वॉल्व होकर के बात नहीं करते। अभी चूँकि ये बात हर जगह पे हो रही है, तो आपने हमें समय दिया, ऐसे समय में आए हमारे यहाँ पे, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका।